नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका पाठक वेबटेक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं दुर्गेश पाठक आप सबका स्वागत करता हूं और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आप सबको थोड़ा ओवरव्यू बताऊंगा कि कैसे हम अगर हमको वेब डेवलपर बनना है तो हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमको जानना चाहिए जिससे कि हम एक अच्छे सक्सेसफुल वेब डेवलपर बन पाए। तो हम आपको अभी शुरू से बताएंगे, मतलब बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज से आपको शुरुआत करेंगे। और मुझे जो है इंडस्ट्री में 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगे, बिल्कुल वीडियो अच्छा लगे, तो आप मुझे कमेंट में जो है अगर कुछ सुझाव भी देना हो तो कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं, मैं उस पर अमल करूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। तो दोस्तों, ओवरव्यू की शुरुआत पहले हम लोग एकदम शुरुआत से ही करते हैं बिल्कुल कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो सबसे पहले जब कंप्यूटर की हमें प्रोग्रामिंग करनी है, कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क करना है, तो हमें कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आप सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत जो है यहीं से करता हूँ। तो देखिए, कंप्यूटर जैसे कि आप सब जानते हैं कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। मतलब कि कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है कि एक प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं उसके आधार पे उस डेटा को स्टोर करता है या प्रोसेसिंग उससे रिलेटेड काम को करवाता है। बस यही है कंप्यूटर, और कुछ नहीं। मतलब हमारे ही द्वारा दिया गया इनपुट्स जो होता है और हमारे इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे वो काम करता है। तो यही है कंप्यूटर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, कंप्यूटर में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आपका होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। तो देखिए, हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर आप सबको पता ही कि हार्डवेयर वैसे तो अगर वैसे आप देखेंगे, मतलब इसके डेफिनेशंस वगैरह पे जाएंगे तो वो पूरा बाकायदे आपको मिलेगा। मैंने भी यहाँ में लिखा पड़ा है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। जैसे मैं एक बार बताया था आपको, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी refers to the physical elements that make up a computer or electronic system and everything else involved that in physically tangible. This is includes the monitor, hard drive, memory and the CPU। मीन्स कि जो भी चीज़ें, जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी पार्ट्स हैं जिनको कि हम छू सकते हैं फिजिकली, मतलब टच कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, है ना। तो इस पे हम विशेष ध्यान नहीं देंगे। ये तो जो हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी सीखना चाहे उनके लिए है, वो इस पे गहन अध्ययन करें। हमको मेन मतलब है सॉफ्टवेयर से। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। सॉफ्टवेयर बी द प्रोग्राम्स एंड अदर ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो भी एक तरह से एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं। तो वो उसी इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और वो काम करता है आपके अकॉर्डिंग, है ना। अब अपन चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक जो है होता है आपका, होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। देखिए दोस्तों, दोनों का काम सेम है। दोनों में यूज़र एंड से ही जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, मतलब हमारे आपके द्वारा ही डेवलपर्स इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। लेकिन दोनों का एक अलग अलग वो एक बांट दिया गया है कि मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या करता है। तो देखिए, is a type of computer program that is designed to run a computer's hardware and application programs. If we think of the computer system as a layered model, the system software is the interface between the hardware and user applications. The operating system means the OS manages all the other programs in a computer. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर हम कुछ ना कुछ इसमें प्रोग्राम, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर डालेगा तभी तो ये चलेगा, नहीं तो ये डब्बा है, कुछ नहीं है। तो हम इसमें डालते हैं क्या, कुछ भी चलाने के लिए, जैसे जिससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, आज के दौर में
वैसे विंडोज़ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है। जैसे विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि जो क्या करता है कि एक तरह से आप ये मान के चलिए कि जो हार्डवेयर होता है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक आपको जो है प्लेटफॉर्म देगा जिस पे कि आप मतलब जो इंड यूज़र है वो काम कर पाए। मतलब एक क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। मतलब हार्डवेयर और इस जो है एक सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस वो कराता है जिस पे कि हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ काम करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम जो है मतलब एग्जीक्यूट करा के उस प्रोग्राम के बिहाफ पे हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं और अपने अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उससे आउटपुट लेते हैं। तो समझ गए दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल अगर अपन देखें तो जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, जैसे कि आपका विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, आजकल मोबाइल में एंड्रॉयड जो देखते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल जो बोला जाता है वो क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद से आपको जो है वो आपका मैक हो गया, वो भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ साथ कुछ अगर आपको हम बताएं तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो है कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि आपका जैसे माउस है, माउस आपने लगाया और माउस से जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं वो चल रहा है। आखिर माउस को चलाने के लिए, उसमें इनपुट्स लेने के लिए ना कोई प्रोग्राम तो लिखा गया है। तो वही प्रोग्राम जो है, जैसे ड्राइवर बोलते हैं कि भाई ये जैसे माउस लगाया काम नहीं कर रहा है तो माउस का ड्राइवर इंस्टॉल कर दो, तो वो माउस काम करने लगेगा। ऑडियो का जैक है, हमने लगाया तो उसका जो है ड्राइवर जो है लोड करवाते हैं तो वो ऑडियो का जैक काम करने लगता है। इस तरह से बहुत सारे जो भी डिवाइसेस जो एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते हैं उसके जो है जो भी मतलब ड्राइवर्स आते हैं, जो सॉफ्टवेयर लिखा रहता है, जो प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनको जो है एक कैटेगरी में मतलब रखा गया है जिसका नाम दिया गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये जब आपको तैयारी वारी करना होता है तो आप इसे जब पढ़ेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ जिसमें कि मतलब आप लोगों को अवेयर होना चाहिए, सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। बस मैं थोड़ा, बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें पता भी होंगी पर थोड़ा सा ब्रशअप्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा भी पहला वीडियो है तो मैं भी थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा रियलाइज़ कर रहा हूँ, चीज़ें ध्यान दे रहा हूँ। अब शुरुआत से जब करेंगे एक एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप चलेंगे तो ही बढ़िया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? दोनों में प्रोग्राम लिखता है कौन? कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग ही प्रोग्राम लिखता है, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। पर हमने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि मतलब आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है हार्डवेयर और आपके मतलब सिस्टम के बीच में। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप क्या करते हैं कि उस इंटरफेस पे अपने नीड के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इन अ टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, it is generally a program or collection of programs used by end users. It can be called an application or simply an app, a software which is developed to help the user to perform a specific task in called application software. साफ साफ जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको कि यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है कोई प्रोग्राम लिखता है ना, स्पेसिफिक टास्क के लिए, उसको जो है आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे अपन आते हैं, क्योंकि हम लोग जो करेंगे, देखिए इतने बड़े तो अपन डेवलपर इतना आसानी से बन नहीं जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो लिखने लगे, यूटिलिटी प्रोग्राम लिखने लगे, वो भी आदमी लिखता है, हम ही जैसे प्रोग्रामर लिखते हैं, बट अभी अपन छोटे से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें भी बहुत एक पार्ट को लेके अपन चलेंगे, वेब डेवलपमेंट को लेके। तो आगे मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे वहाँ तक हम पहुँचते हैं। ठीक है, तो अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन समझ गए। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है बहुत सारी कैटेगरी आती है कि किस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डेवलप करना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा भी होगा, MS वर्ड होता है, वर्ड पैड होता है या नोट पैड होता है जनरली। तो उसमें जैसे अगर आपको कुछ टाइप करना है, लेटर लिखना है या कुछ भी लिखना है, प्रिंट करवाना है, तो उससे रिलेटेड जो है ये एप्लीकेशन आपको मिलते हैं। वैसे आप बनाना चाहें तो मतलब ये इस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि कोई जैसे कि एंट्री है, जैसे कुछ भी आपका जैसे आपका दुकान है कोई, आप चाहते हैं कि जो है डेली हमारे अंदर क्या क्या मतलब सेल हो रहा है, तो उसके लिए जो है आप चाहते हैं कि बना के रखें कि मतलब डेली की एंट्री हम करें, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं। ओरेकल होता है, MS एक्सेस होता है, स्प्रेडशीट के होते हैं कि भाई एक्सेल सीट आपको मेंटेन करनी है तो MS एक्सेल होता है। मल्टीमीडिया टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे रियल प्लेयर हो गया, मीडिया प्लेयर हो गया,
प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि आपका पावर पॉइंट हो गया, की नोट्स हो गए, ठीक है। फिर इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट का सिस्टम कुछ बनाना है आपको, कि मतलब आपकी नीड क्या है, जैसे कि आप चाहते हैं कि भैया हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें कि क्या हो कि कोई भी कस्टमर आए तो वो अपनी एंट्री बोले, कि मतलब कि अपना नाम वाम पता होता वगैरह सब कुछ, अपनी नीड बताए कि हमको जो है ये जानकारी है। आपने उसको जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया, सब कुछ आपने पूछा, उसको भर दिया, डेटाबेस में स्टोर करा लिया। फिर अगर वो बंदा आए, अपना वो जो उसकी आईडी वाईडी चाहे जो भी अपना नाम बताए, फिर उसके बिहाफ पे उसको जैसे ही नाम आप एंटर करें तो उसकी पूरी डिटेल आपके पास आ जाए। तो ये सब एक तरह से मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आ गया कि मतलब भैया इसको जो है इस तरह का एक सॉफ्टवेयर बनाइए जिसमें, तो ये सब कैटेगरी बनाया, और भी बहुत सारी कैटेगरी है ना। तो मतलब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी छोटी मोटी मैं कुछ चीज़ें मैंने बता दी है कुछ टॉपिक्स पे, है ना। ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज आपको भी पता होगी, है ना, चाहे मिल जाएंगी, ठीक है। अब इस पे आते हैं अपन के मेन जो चीज़ है कि प्लेटफॉर्म। जैसे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने को बनाना है तो 3 प्लेटफॉर्म होते हैं कि किस चीज़ के लिए हमको बनाना है, ठीक है। अब एक होता है कि आपका डेस्कटॉप बेस्ड, दूसरा होता है मोबाइल बेस्ड, और तीसरा होता है वेब बेस्ड। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगी, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस वो होते हैं जिनको कि हमने अपने सिस्टम पे, अपना एक मेरा सिस्टम है पर्सनल, उस पे हमने वो एप्लीकेशन लिया, बनाया, और एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल कर दिया। अब हमको उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जब भी कोई ज़रूरत हो तो हमको वही सिस्टम चाहिए, उसी सिस्टम से हम उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएंगे या चला पाएंगे, या फिर जो भी अपने नीड के अकॉर्डिंग, जो भी हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर में बनाया है काम लेने के लिए, तो वो काम हम इसी सिस्टम के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको फिर दूसरे सिस्टम पे अगर हमको करना है तो फिर वो EXE लेकर के हमको जिस सिस्टम पे काम करना है उस सिस्टम पे वो हम इंस्टॉल करेंगे, फिर वो काम कर पाएंगे। ऐसे ही तीसरे सिस्टम पे अगर काम करें तो फिर वो EXE इंस्टॉल, मतलब पर्टिकुलर हर सिस्टम के बिहाफ पे जैसे हम इंस्टॉल करेंगे और उस सिस्टम से वो काम। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताया तो जैसे MS वर्ड है, तो आप क्या करते हैं, MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उस सिस्टम पे वो एक्सेस हो जाता है, तो वो आप काम करते हैं, फिर प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाते हैं, है ना, ठीक है। इसकी EXE फाइल बनती है। और दूसरी चीज़ हो गई मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं कि भाई उनके लिए भी वो जो भी एप्लीकेशन बनते हैं वो केवल मोबाइल पे चलते हैं और कहीं नहीं चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब तो हालांकि बहुत ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, जिसमें कि मोबाइल और वेब दोनों एक ही बना रहे हैं, रेस्पॉन्सिव बना देते हैं, मोबाइल पे भी चलता है, लेकिन वो अलग मैटर है। लेकिन मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन से एक अलग आता ही है, उनके लिए प्लेटफॉर्म ही आता है जिस पे मोबाइल एप्लीकेशन बनते हैं, वो और कहीं मोबाइल पर ही चलते हैं एक्चुअली। तीसरा आ रहा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिसका कि डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है और आने वाले फ्यूचर में 99% जो है वेब बेस्ड जो है एप्लीकेशन ही बनेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले अपना इंटरनेट वगैरह भी काफ़ी स्लो चलता था और 2G वगैरह हुआ करते थे, तो बहुत ही स्लो चलता था, तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन चाहते थे कि अब क्या है कि हम वेब पे रखना तो चाहते थे, लेकिन वही कि इतना स्लो होता था कि आदमी इरिटेट हो जाता था, यूज़र इरिटेट होने लगता था कि यार इतना कौन इंतज़ार करेगा, मतलब कोई भी चीज़ खुलने में बहुत टाइम लगता था। अब क्या 4G आ गया, 5G आने वाला है, तो अब इंटरनेट की स्पीड भी बहुत हो गई है और बहुत डेटा वगैरह भी सस्ते हो गए हैं, तो लगभग सबके पास ही इंटरनेट है आजकल, हर मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने में। तो लोग जो है प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वेब बेस्ड ही एप्लीकेशंस हम बनवाएं, जिससे कि हम दुनिया के किसी कोने में उसको एक्सेस कर लें, किसी भी सिस्टम पे एक्सेस कर लें, ठीक है, और कोई भी एक्सेस कर ले उस चीज़ को। तो इसी चीज़ को, और यही हमारा टारगेट भी है, यही चीज़ हमको पढ़ना भी, वेब बेस्ड एप्लीकेशन हम कैसे बनाएं, यही हमारा मोटो भी है। इसी से रिलेटेड हमको वीडियोज़ बनाने हैं, ठीक है। तो अब अपन आ गए वेब बेस्ड पे, समझ गए आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक है। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें, कैसे हम बनाएंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ये जहन में सवाल आएगा कि भैया हम कैसे बनाएंगे वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो देखिए जी, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एक तरह से कहा जाए प्ले करता है, वो है आपका HTML। HTML का नाम आप सबने सुना होगा। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मैं आपको बता दूं कि देखिए वेब बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए HTML सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट HTML है।
वैसे बनाने के लिए आपको अलग अलग कई सारी टेक्नोलॉजियाँ हैं, जैसे कि PHP आता है। PHP पे आपको बता दूँ, PHP एक लैंग्वेज है जिस पे केवल वेब बेस्ड एप्लीकेशन ही बनते हैं, ये डेस्कटॉप वगैरह के लिए नहीं होता है। तो PHP हो गया, ASP.NET हो गया। तो .NET में हालांकि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना लेते हैं, ठीक है। तो .NET एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें अगर ASP की बात करेंगे तो ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाता है, और .NEट में जो है विंडो एप्लीकेशन भी बना लेते हैं। JSP होता है, जैसे जावा होता है, जावा भी आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी बन जाता है, उसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन जाता है, और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बनता है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनता है उसको JSP बोलते हैं, और .NEट में जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनता है उसको ASP बनते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, पाइथन वगैरह बहुत सारी आ गई हैं जिनके बिहाफ पे हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। लेकिन इन सब में, इन सारी लैंग्वेजों में जो चीज़ें, जैसे अगर हमको कुछ भी देखना है, कुछ भी हमने बनाया और उस चीज़ को देखना है, जैसे हमको जैसे होता है ना फ्रंट एंड पे जैसे देखना चाहते हैं, जैसे कोई भी कुछ भी चीज़ बनाया तो फ्रंट एंड पे देखेंगे ना हम, जैसे जो हमको दिखाई देगा वो क्या होता है, वो किसी भी लैंग्वेज में जो वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग करता है वो क्या होगा, फ्रंट एंड पे जो दिखेगा वो हमको क्या होगा, वो HTML ही होगा, वो आपको HTML ही दिखेगा। समझ रहे दोस्तों? तो किसी भी एप्लीकेशन में आप बनाएं अपना एप्लीकेशन या कुछ भी अपना प्रोग्राम, लेकिन उसका जो फ्रंट एंड होगा, जो वो दिखेगा, जहाँ पे आप देखेंगे उसका आउटपुट, वो क्या होगा, वो HTML ही होगा। वो HTML के रूप में ही वो उसका आउटपुट जनरेट करेगा, चाहे वो PHP हो, ASP हो, JSP हो, पाइथन हो, कुछ भी हो। आजकल नोड आ गया है, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई हैं, ठीक है। लेकिन उसका जो है जो व्यू होगा वो आपका HTML ही होगा। तो HTML बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी अपन बात करेंगे HTML की, है ना। अभी शुरुआत HTML से ही करते हैं अपन, ठीक है। तो HTML के बारे में अपन पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो है आपने सुना भी होगा कि स्टैटिक साइट्स और डायनेमिक वेबसाइट्स, है ना। स्टैटिक वेबसाइट्स और डायनेमिक वेबसाइट्स आपने सुन रखा होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग में से बहुत लोगों को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। स्टैटिक साइट्स होती हैं जो केवल HTML में बनती हैं, ठीक है। HTML में क्या होता है, मतलब HTML में क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में अगर हम बनाए हैं अगर मतलब प्रोग्राम, तो वो उसका व्यू क्या होता है, HTML होता है। तो हम केवल HTML का यूज करके एक व्यू बना लेते हैं। व्यू इन द सेंस कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन देना है अपने बारे में, जैसे कोई आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं 3-4 पेज की, जिसमें आप अपना बस इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भैया मैं जो है, मेरा ये लोगो है, मेरा ये नाम है, और जो है ये मेरे बारे में है कि मतलब मैं इतने दिनों से ये चीज़ें कर रहा हूँ, हम ये सर्विस देते हैं। और एक कॉन्टैक्ट पेज बना दिया जिसमें हम अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दिया, ईमेल आईडी वगैरह लिख दिया। आप मेल कर नहीं सकते उस साइट से, हाँ मेल आईडी लिख दिया, नंबर लिख दिया कि आपको फ़ोन करना है तो वो देख के आप फ़ोन कर लीजिए, या उस ईमेल एड्रेस पे अपना ईमेल भेज दीजिए। या मतलब एक इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब उसमें आप कुछ भी डायनेमिकली कुछ भी नहीं करवा सकते, बस देखने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए केवल HTML से जो है वो साइट बना दिया आपने, और एक मतलब डोमेन लेके होस्टिंग कर दिया। वो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसका डोमेन आईडी टाइप करेंगे और वो करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी दुनिया किसी कोने से कोई भी आदमी चाहे तो वो चीज़ें देख सकता है। तो वो स्टैटिक साइट कहलाती है। जो केवल HTML बनती हैं उसमें केवल इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर जैसे मान लीजिए उसमें कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमको ऐड करना है, तो हम उसको ऐड करने के लिए, अब उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे कि फिर उस HTML फाइल को अब वहाँ से होस्टिंग से डाउनलोड करेंगे, और उसके अंदर फिर हम कोडिंग लिखेंगे, मतलब जो चीज़ें ऐड करनी है वो HTML में ऐड करेंगे और फिर होस्टिंग पे डाल देंगे, तब जाके वो अपडेट होगा, फिर आपको दिखेगा। तो वो स्टैटिक साइट्स कहलाती है। अब डायनेमिक साइट्स क्या कहलाती हैं? अब डायनेमिक साइट्स का मतलब कि जैसे एक बार आपने साइट्स बनाई और उसको आपने होस्ट कर दिया डोमेन आईडी पे, ठीक है। अब आपको जैसे उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना है या कुछ भी मतलब आपको करना है, तो आपको होस्टिंग से मतलब नहीं है, वो आपके पास यूज़र आईडी या पासवर्ड रहेगा, और कैसे आपको जो है वो एक्सेस करना है वो सब कुछ आप उसमें बनाए रहेंगे प्रोग्राम में, और उसी के द्वारा जो है क्या करेंगे कि आप वो इन्फॉर्मेशन को आप फीड करेंगे और सबमिट कर देंगे, और वो इन्फॉर्मेशन आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और उस डेटाबेस से जो है क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन उठ के आएगा और वो आपके HTML मतलब व्यू में आपका वो ऐड हो जाएगा, शो हो जाएगा। जैसे ही आप सेव करेंगे वो डेटाबेस में जाएगा और डेटाबेस से वो इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा आपके व्यू पे, तो जो आप देखना चाहेंगे वो दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं बताया था डायनेमिक साइट्स, जैसे नॉर्मली जिनको नहीं आता है आगे हम बताएंगे पूरा डिटेल में कैसे डायनेमिक साइट बनाते हैं, कैसे स्टैटिक साइट बनाते हैं, पर अभी ओवरव्यू में बता रहा हूँ। तो जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जैसे कोई भी साइट्स होती हैं
जिनमें देखेंगे कि भाई जैसे ही आपने ओपन किया तो उसमें लॉगिन पूछता है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड डालें। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है तो उसमें साइन अप भी रहता है कि भैया साइन अप कर लो आप। तो फिर साइन अप पे जाते हो, आप अपना इन्फॉर्मेशन देते हो, नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ठीक है, एक आप पूरा अपनी वो इन्फॉर्मेशन देते हो और उस पर बना लेते हो आप। फिर दोबारा जब उसको खोलते हो आप तो लॉगिन आपका बन जाता है, पासवर्ड वगैरह बन जाता है, फिर उससे लॉगिन करते हो। ये सपोज के लिए आपका फेसबुक हो गया, है ना, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन है, बहुत सारे ऐसे जो है वेबसाइट्स हैं जिनको जो डायनामिक साइट्स हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे कि क्या होता है डायनामिक और क्या होता है स्टैटिक में। आप ऐसा कुछ भी नहीं करें, स्टैटिक में केवल आप इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हो HTML पे। अगर उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना है तो डायरेक्ट फिर से जो है वो HTML को डाउनलोड करके उसमें फिर होस्टिंग पे चढ़ाना पड़ेगा, तो वो होता है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक मतलब फिक्स, उसमें कुछ भी हम चेंज ना कर पाए, बस जो दिख रहा है वैसा ही, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, अभी बात करेंगे स्टैटिक वेबसाइट्स की, केवल मतलब HTML की बात करेंगे, ठीक है, मतलब व्यू की बात करेंगे। स्टैटिक साइट्स कैसे बनाते हैं, जैसे फ्रंट एंड स्टैटिक वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं ना। तो HTML समझ गए आप, HTML में ही बनाएंगे, ठीक है। तो HTML में बहुत सारे टैग होते हैं। अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो थोड़ा सा इसका पढ़ लेंगे कि HTML के बारे में। अभी तो मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आपको, जिनको पता है उनको तो समझ में आ जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। जिनको नहीं पता थोड़ा सा HTML का वीडियो देखेंगे, या फिर मैं भी आगे जो है ये वीडियो बनाऊँगा और उससे आपको जो है समझने में आसानी होगी। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ कुछ चीज़ें, जिनको नहीं भी आता उनको भी समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा वो यहाँ पे ध्यान देंगे तो। देखिए HTML के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं, बहुत सारे टैग होते हैं, उनको दो कैटेगरी में अपन ने बांट के रखा है, ठीक है। एक हो गया आपका इनलाइन टैग होता है और दूसरा होता है ब्लॉक लेवल टैग होते हैं। अब ब्लॉक लेवल और इनलाइन में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक पैराग्राफ है जिसमें आपने लिखा कि जैसे मेरा नाम है दुर्गेश, तो मैंने लिखा दुर्गेश इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे जो गुड है वो थोड़ा बोल्ड दिखे, तो अभी तो जैसे हमने स्पैन टैग लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे अगर एक जैसे ये भी इनलाइन टैग होता है और बी टैग होता है, आई टैग होता है। बी क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। आई क्या होता है, उस फॉन्ट को इटैलिक कर देगा। तो जैसे अगर यहाँ पे बी लिख दे स्पैन की जगह बी, और यहाँ स्पैन क्लोज है वहाँ पे भी बी लिख दे, तो ये क्या करेगा, जब आउटपुट आएगा तो दुर्गेश इज ए गुड बॉय लिखा रहेगा एक ही लाइन में, लेकिन वो गुड क्या रहेगा, बोल्ड हो जाएगा। अगर आई लगा दे तो वो गुड इटैलिक हो जाएगा। स्पैन लिखा है हमने, अब स्पैन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसके भी यहाँ पे हम CSS में जो है इसका कलर रेड कर सकते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इन लाइन का मतलब ये हुआ कि ये उसी लाइन को जो है आपको रिप्रेजेंट करेगा, उसी लाइन में जो है क्या करेगा, एक ही लाइन में तोड़े ओड़ेगा नहीं, ठीक है। और उसी में कुछ प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं, कुछ अलग लुक दिखाना चाहते हैं उसका, तो वो इन लाइन टैग का यूज़ करके आप जो है ब्लॉक लेवल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर इन लाइन का यूज करके आप उस वर्ड को थोड़ा अलग दिखा सकते हो। अब ब्लॉक लेवल की अपन बात करेंगे तो ब्लॉक लेवल में जैसे ब्लॉक लेवल के डिव होते हैं, पैराग्राफ होता है, सेक्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये जैसे डिव लिया, उसके अंदर फिर एक डिव ले लिया हमने, तो चूंकि डिव क्या होता है, ब्लॉक लेवल का होता है, तो जैसे ही लिखा मैंने दुर्गेश इज ए, फिर गुड के पहले हमने डिव लगा दिया, तो मतलब उसको ब्लॉक बना दिया। अब एक तो दुर्गेश इज एक अलग ब्लॉक है और फिर गुड जो है एक अलग ब्लॉक बना दिया हमने, तो उसको खट से तोड़ के नीचे कर देगा। इसमें भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख के अपन CSS से मतलब वो कहते हैं ब्लॉक, मैंने बताया ब्लॉक और इनलाइन मतलब उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, और उसकी कुछ दिखाना चाहते हैं आप तो बोल्ड कर देगा उसको, ठीक है, इटैलिक कर देगा, या फिर कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और ब्लॉक लेवल में जो है उसको फटाक से तोड़ देगा नीचे, मतलब एक पूरा एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करेगा उसको। तो जैसे देखिए यहाँ पे देखा होगा मैं दुर्गेश इज और गुड को पूरा एक ब्लॉक बना दिया, फिर उसके नीचे जो है आपको उस ब्लॉक के बाद एक उस ब्लॉक को नीचे कर दिया, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप ब्लॉक लेवल और इनलाइन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं CSS की। जैसे मान लीजिए HTML का क्या होता है, HTML जैसे टैग होते हैं, टैग में आपने क्या किया कि बहुत सारी कोडिंग कर दी, मतलब टैग के भी यहाँ पे अपना कोडिंग कर लिया कि एक वो स्ट्रक्चर बना लिया, लेकिन वो क्या होगा कि वैसे ही सीक्वेंस में दिखता रहेगा जैसे नॉर्मल जैसे दिखते हैं। जैसे मतलब डिव लिखा, उसके नीचे पैराग्राफ लिखा तो उसके नीचे आ गया, फिर उसके नीचे जो है आपने सेक्शन ले लिया, फिर उसमें ब्लॉक कोड ले लिया, बहुत ऐसे बना लिया, वो एक दूसरे के नीचे मतलब थोड़ा मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। आप चाहते हैं कि मतलब उसको जो है बढ़िया से सजा धजा के दिखाए कि मतलब लेफ्ट में जो है एक लोगो हमारा दिखे, राइट में जो हमारे मेन्यू दिखे, और फिर आपका जो है जो एक डिव बनाए उस डिव के अंदर लेफ्ट में जो है एक साइड बार रखें, साइड में मतलब कुछ लिख के हम दिखाएं, फिर लेफ्ट में जो है कुछ दिखाएं हम, किसी का कलर मतलब
रेड हो, किसी का कलर ब्लू हो, किसी का ग्रीन हो, किसी की फॉन्ट साइज बड़ी हो, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज करते हैं CSS। मतलब अगर अगर अपन बात करें तो जैसे HTML क्या है कि HTML आपको जो है कंटेंट को दिखाने के लिए टैग हो गया, और जो भी उसमें डेकोरेशन करना है, कुछ भी उसको लाल पीला हरा, उसकी पोजिशनिंग कुछ भी अगर हमको वो करना है तो वो हम CSS का यूज़ करते हैं। CSS से वो सारी चीज़ें मतलब सजाते हैं। जो भी वेबसाइट्स पे आप देखते हैं कि अच्छी अच्छी साइट्स दिखती हैं, देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, वो सब CSS से होता है, सब कुछ CSS से करते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जानती हैं, जावास्क्रिप्ट बिहेव के लिए यूज करते हैं, मतलब उसमें बिहेवियर, अगर आपकी साइट्स में कोई बिहेवियर ऐड करना हो तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। जैसे कि किसी को क्लिक करें तो एक पॉपअप खुल जाए, किसी को अगर क्लिक करें तो एक जो है एकॉर्डियन टाइप का जैसे एक मेन्यू है उस पर बंद है, उसको क्लिक किया तो वो खुल जाए। तो इस तरह से अगर कुछ हमको करवाना है अपनी साइट्स में, अपने एप्लीकेशन में, तो वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अपन जावास्क्रिप्ट को भी किनारे करते हैं ना, अभी बात करते हैं CSS। तो CSS अगर हम CSS से सब कुछ वो करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, मतलब HTML पेज की मतलब कुछ डिज़ाइन करते हैं पूरा। तो अभी ये इंपॉर्टेंट है कि CSS कैसे लिखेंगे, है ना, किस बिहाफ पे लिखेंगे अपन CSS। तो CSS लिखेंगे अपन, CSS में होते हैं सेलेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए 3 सेलेक्टर्स जो है वो मेन माने जाते हैं आजकल। वो आगे जब आप पढ़ेंगे तो एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो गई हैं, लेकिन 3 ही मेन होती हैं जिनको मैं बता देता हूँ आपको। एक होता है टैग नेम के बेस्ड पे, दूसरा होता है क्लास के बेस्ड पे, और तीसरा होता है ID के बेस्ड पे, ठीक है। अब टैग नेम के बेस्ड पे क्या होता है, जैसे एक आपने लिखा HTML में कोड लिखा पैराग्राफ P, और उसमें लिख दिया दिस ट्यूटोरियल इज़ वेरी गुड, पैराग्राफ क्लोज कर दिया। अब इस पे आप चाहते हैं कि जो है ये पूरे पैराग्राफ का कलर जो है रेड हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा P जो टैग है, तो P को ही लिख दिया आपने P, और करली ब्रेसेस ऑन किया और कलर लिख दिया रेड, और करली ब्रेसेस बंद कर दिया। अब उस वेब पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ टैग होंगे, जितने भी, वो सारे क्या हो जाएंगे, रेड हो जाएंगे। सबके जो भी मतलब कंटेंट होंगे वो रेड हो जाएंगे, है ना। तो अब ठीक है, ये तो ये सिलेक्शन हो गया। अब आपका आता है दूसरा क्लास के बेस पे। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए कि जैसे कि आपके पास जैसे कोई वेब पेज बना रहे हैं आप, उसमें से 5 जो है 5 पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि हम जो है रेड दिखाएं, बाकी जो है दूसरे कलर के दिखाएं। तो आप क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे, क्लास का नेम लिख देंगे। जैसे उसमें आपने एक पैराग्राफ लिखा जिसको रेड करना है, तो आपने लिखा P क्लास दिया, क्लास इज इक्वल्स टू, अब जैसे कुछ भी नाम दे दिया हमने, यहाँ दुर्गेश दिया, आप रेड दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, ठीक है। तो क्लास इज इक्वल्स टू नेम दे दिया आपने, जैसे दुर्गेश हमने दे दिया, फिर अपना वो वाक्य लिख दिया। तो ऐसे 5 जगह आपने ये चीज़ लिख दी, उसमें सब में 5 में दुर्गेश क्लास दे दिया, जिनको रेड करना है। अब क्लास का सिलेक्टर क्या होता है, डॉट। तो डॉट लगाया और दुर्गेश क्लास का नेम लिखा है, वो एक्चुअली यार दुर्गेश गलत हो गया है नेम, खैर इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। दुर्गेश जैसा वहाँ लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, गलती से यहाँ पे वो हो गया, ठीक है। तो डॉट लिखा, दुर्गेश लिखा, करली ब्रेस ऑन किया और कलर रेड लिख दिया। तो जितने भी पैराग्राफ में आपने क्लास का नेम दुर्गेश दिया है वो सारे पैराग्राफ रेड हो जाएंगे, ठीक है। और तीसरा होता है ID के बेस्ड पे। तो ID दोस्तों यूनिक होता है, और मतलब W3 स्टैंडर्ड जो इसको वैलिडेट करती है, जो भी HTML पेज होते हैं, तो वो कहता है कि एक पेज पे, एक HTML पेज पे एक ही ID जो है वो वैलिड करता है, कि मतलब एक ही ID होनी चाहिए, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड के अनुसार। तो आप बेसिकली ID को क्या करते हैं कि यूनिक, अगर एक पेज पे एक ही ID मतलब है तो उसी को करना चाहिए, एक ID से ज़्यादा नहीं, मतलब एक नाम की एक ID से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ID के भी यहाँ पे ID को सेलेक्ट करने के लिए हैश यूज़ करते हैं, हैश दुर्गेश। अब कलर सेम, तो जिसकी ID अपन दुर्गेश देंगे उसका कलर रेड कर देगा, रेड की जगह आप ब्लू कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए आप, 3 सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है, टैग नेम के बेस्ड पे, क्लास के नेम पे, और क्लास बेस्ड पे, और ID बेस्ड हो गया, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब आपको जो है एक चीज़, ये तो सेलेक्टर्स आपने पढ़ लिया, कैसे हम सेलेक्ट करके वो HTML के मतलब HTML के टैग को टारगेट करके कैसे हम CSS लिखेंगे, ठीक है। अब महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कैसे उन CSS को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, है ना। हमने CSS तो लिख दिया उनके बिहाफ पे, ठीक है, देख लिया कि क्लास का नेम है तो उसको हम रेड करना है, तो हमने CSS लिख दिया, ठीक है। अब उन CSS को कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे उस HTML पे, है ना। तो देखिए 3 तरह से हम CSS की कॉलिंग करवाते हैं HTML में। एक तो हो गया आपका इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, और तीसरा होता है एक्सटर्नल,
ठीक है। तो इनलाइन क्या होता है कि जैसे आपने HTML लिखा, HTML के अंदर ही आपने पैराग्राफ टैग लिया, उसके अंदर ही आप किसी टैग में स्टाइल इज इक्वल्स टू और जो भी कराना चाहते हैं, जैसे कलर लिख दिया आपने रेड, आप चाहते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दें तो फ़ॉन्ट साइज़ जितना मतलब आपको बढ़ाना है फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया आपने, तो मतलब उसी टैग के अंदर स्टाइल इज इक्वल्स टू लिख के आपने लिख दिया, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका, उसको कहते हैं इनलाइन CSS। मतलब कि उस टैग के अंदर ही स्टाइल इज इक्वल्स टू जो भी प्रॉपर्टी हमको देना है उस मतलब टैग में, तो वो देंगे, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये हो गया इनलाइन CSS। दूसरा होता है आपका इंटरनल। इंटरनल में क्या होता है कि एक पूरा का पूरा आपने HTML पेज बनाया, केवल HTML पेज बनाया आपने, और उसमें क्या किया कि जैसे हेडर लेते हैं, ठीक है, जैसे हेड पार्ट होता है, पहले HTML से आपने शुरुआत किया, फिर हेड हो गया, फिर बॉडी हो गया, ठीक है। तो हेड के अंदर ही आपने एक स्टाइल टैग लिखा ऐसे और स्टाइल क्लोज कर दिया। उसके अंदर जो भी CSS लिखेंगे, चाहे आप टैग बेस्ड के अनुसार लिखें हैं या क्लास बेस्ड पे लिखें हैं या ID के बेस पे, जो भी CSS लिखेंगे वो उस HTML पेज पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। मतलब उसी HTML पेज के अंदर हमने क्या किया कि एक हेडर में, हेड वाले में सेक्शन में स्टाइल एक ओपन किया टैग और स्टाइल क्लोज किया, उसके अंदर जो भी CSS लिखना है, जिस मतलब सेलेक्टर्स के अनुसार आपने लिखना है वो लिखेंगे, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और तीसरा होता है एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल क्या होता है कि एक हम CSS की जो है फाइल बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा है नाम style.css, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो CSS आपने बनाया और किसी फोल्डर में रख दिया, किसी भी पाथ में आपने रख दिया, और उसको अपने HTML पेज के अंदर हेड टैग के अंदर आपने उसको लिंक करवा दिया, उस CSS को उस HTML से लिंक करवा दिया। लिंक के लिए टैग होता है लिंक, और REL इज इक्वल्स टू स्टाइल शीट लिखते हैं, और href में उसका पूरा पाथ देते हैं, उसका नाम देते हैं। जैसे मैंने style.css सेम पाथ पे रखा है जहाँ HTML फाइल है, तो हमने ऐसे दिया। अगर कहीं और रखते तो उसका पूरा पाथ आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो वो जो है उस style.css के अंदर जो भी हम लिखेंगे, जिसके बिहाफ पे, जैसे टैग नेम के बिहाफ पे, क्लास के बिहाफ पे, या फिर आपको जो है क्या कहते हैं ID के बिहाफ पे, जैसे भी आपको CSS लिखा है आपने, तो वो CSS आपके HTML पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको कि कैसे करते हैं CSS कॉलिंग। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए तो वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी के लिए अभी छोड़ देता हूँ मैं यहीं, और आगे जो है मैं पूरा आपको वेब डेवलपमेंट का जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैं पूरा अपना एक्सपीरियंस चाहता हूँ कि आप सबसे शेयर करूँ दोस्तों, और जो है मैं अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊँ जो फ्रेशर है उनके लिए भी, और जो एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। मैं रिएक्ट, एंगुलर, फिर आपको जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी, सबका वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। बस इसके लिए ये है कि आप जो है सपोर्ट करें, और जो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं जो है और भी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। और दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।